तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो, एमसीआरई हो या कोई भी एग्जाम हो सेंट्रल गवर्नमेंट का लैब टेक्नीशियन का, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो कॉमन या केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑप्शन डी है फाइलोक्विनोन। यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फाइलोक्विनोन जो होता है ना वो विटामिन के का केमिकल नेम होता है और कॉमन नेम होता है। अब से देखते हैं विटामिन के इज क्लासिफाइड एज। विटामिन के को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है? ऑप्शन ए फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑप्शन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऑप्शन सी ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ए एंजाइम। तो इसका सही आंसर है यार यहाँ पे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो विटामिन के होता है ना, के ई, ये डी या ए, ये होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन मीनिंग इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फैट टिश्यूज इन लीवर। मतलब विटामिन के क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ये बॉडी के फैट टिश्यूज या लीवर में स्टोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग विटामिन के एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। मतलब इनमें से कौन सा सही है? किसके रिगार्डिंग? विटामिन के और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कौन सा सही है? ऑप्शन है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के2, विटामिन के टू को सिंथेसाइज करते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के1, ऑप्शन सी विटामिन के इज सिंथेसाइज इन स्टमक एंड ऑप्शन डी है विटामिन के कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। यार इसका जो सही आंसर है, ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों नीचे के तीनों गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के2। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना वो विटामिन के2 को सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज मीनाक्विनोन, जो कि विटामिन के2 का केमिकल नेम होता है, विच प्ले रोल इन ब्लड क्लोटिंग इन बोन हेल्थ। बोन हेल्थ और ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के2 अपना रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन के इज इन। जो विटामिन के का प्राइमरी रोल होता है वो किस में होता है? ऑप्शन है डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी प्रोटीन डाइजेशन एंड ऑप्शन डी है ब्लड क्लोटिंग। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लड क्लोटिंग में इसका डायरेक्टली रोल होता है विटामिन के का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन। मतलब विटामिन के मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, एसेंशियल होता है वो प्रोटीन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन, ये सब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे यार ये विटामिन के है। विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ बिकॉज। विटामिन के बोन हेल्थ के लिए एसेंशियल होता है क्योंकि ऑप्शन ए एक्टिवेट ऑस्टियोकैल्सिन, ऑप्शन बी इन्हांस कोलेजन सिंथेसिस को इन्हांस करता है, ऑप्शन सी प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, ऑप्शन डी है इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल को इंक्रीज करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिवेट ऑस्टियोकैल्सिन। ये ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन के एक्टिवेट ऑस्टियोकैल्सिन, एक प्रोटीन बाइंड कैल्शियम इन बोन। एक प्रोटीन होता है जो कैल्शियम से बाइंड होता है बोन में, प्रोमोटिंग बोन मिनरलाइजेशन एंड स्ट्रेंथ। बोन का मिनरलाइजेशन और स्ट्रेंथ को ये प्रमोट करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन विच सब्सटेंस ऑफ ब्लड। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन विच सब्सटेंस ऑफ ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो जॉन्डिस कॉज करता है, अगर वो बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में जॉन्डिस हो जाता है। ऑप्शन है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी क्रिएटिनिन एंड ऑप्शन डी है बिलिरुबिन। यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलिरुबिन। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है ना, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बिलिरुबिन ही होता है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज बाई येलोइश टिंट टू द स्किन एंड आइज ड्यू टू एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। मतलब जॉन्डिस में क्या होता है, जो स्किन होती है और आइज होती है येलो हो जाती है क्योंकि जो बिलिरुबिन का लेवल होता है ना ब्लड में वो एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच टाइप ऑफ जॉन्डिस अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब अगर रेड ब्लड सेल्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है तो कौन सा जॉन्डिस होने के चांसेस है? ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन बी नियोनाटल जॉन्डिस,
ऑप्शन सी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड ऑप्शन डी है हेमोलिटिक जॉन्डिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है बहुत ज़्यादा। ओके, जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेमोलिटिक जॉन्डिस अकर्स व्हेन देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हेमोलिटिक जॉन्डिस कब होता है? जब एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का, लीडिंग टू एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, क्योंकि उससे क्या होता है, बिलिरुबिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बिलिरुबिन क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। जब बिलिरुबिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे जॉन्डिस हो जाता है। हमारी आइज़ टर्न येलो, मतलब आइज़ जो हो जाती है ना येलो पड़ जाती है, स्किन येलो पड़ जाती है, और हमारे जो नेल्स वगैरह होते हैं सब येलो पड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन इज वाटर सोल्यूबल एंड कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मतलब बिलिरुबिन की ऐसी कौन सी फॉर्म है जो वाटर सोल्यूबल होती है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, निकल जाती है बॉडी से। ऑप्शन ए बिलिरुबिन, ऑप्शन बी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ऑप्शन सी स्टारकोबिलिन एंड ऑप्शन डी है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल होता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहा जाता है। इज अ वाटर सोल्यूबल होता है एंड कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो बिलिरुबिन का लेवल मेजर करता है ब्लड में। ऑप्शन है लीवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी सीरम बिलिरुबिन टेस्ट एंड ऑप्शन डी है सीरम अमाइलेज टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीरम बिलिरुबिन टेस्ट जो होता है ना वो कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट टेस्ट सारे बिलिरुबिन होता है चेक कर देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर द लेवल ऑफ, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसी चीज़ का लेवल नापने के लिए, टोटल बिलिरुबिन का, डायरेक्ट बिलिरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं इन ब्लड। इन सबको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। ये एलएफटी में भी आ जाता है, अगर हम एलएफटी भी कराते हैं ना एलएफटी में भी ये आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विच फॉर्म ऑफ जॉन्डिस इज टिपिकली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस। मतलब बिलिरुबिन की ऐसी कौन सी फॉर्म है जो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस इनसे कॉज होती है। ऑप्शन है हेमोलिटिक जॉन्डिस, ऑप्शन बी नियोनाटल जॉन्डिस, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड ऑप्शन डी है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जैसे वायरल इन्फेक्शन से होता है। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस अकर्स व्हेन द लीवर सेल्स आर डैमेज। ये कब होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस? जब लीवर सेल्स डैमेज हो जाती है, यूजुअली ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस और अदर लीवर डिजीज़। मेनली जो होता है ना वायरल हेपेटाइटिस या अदर लीवर डिजीज़ से ये सेल्स डैमेज हो जाती है और इसको टर्म दिया जाता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ए डिक्रीज इन सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स इंडिकेट। अगर सीरम एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज कर जाता है तो वो किसे इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए लीवर डिस्फंक्शन, ऑप्शन बी पेनक्रियाइटिस, ऑप्शन सी किडनी फेलियर एंड ऑप्शन डी है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लीवर डिस्फंक्शन। अगर सीरम बिलिरुबिन डिक्रीज हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है लीवर डिस्फंक्शन को इंडिकेट करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज इन लीवर, सीरम एल्ब्यूमिन लीवर में सिंथेसाइज होता है एंड लो लेवल्स आर इंडिकेटिव ऑफ लीवर डिस्फंक्शन और क्रोनिक लीवर डिजीज़। जो सीरम बिलिरुबिन होता है लीवर में प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है। अगर इसका लो लेवल होता है, लो लेवल अगर कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे पता चल जाता है कि लीवर में कोई डिस्फंक्शन हुआ है या कोई क्रोनिक लीवर डिजीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच एंजाइम्स इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर लीवर डैमेज। लीवर डैमेज के लिए कौन सा मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम होता है? तो ऑप्शन ए है ALT एलिनिन ट्रांसएमिनेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है क्रिएटिनिन काइनेज, ऑप्शन डी है AST एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ALT जो होता है ना वो लीवर के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है एलिनिन ट्रांसएमिनेज। जबकि जो AST होता है ना AST लीवर और हार्ट दोनों में पाया जाता है, तो ये इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है लीवर डैमेज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ALT is more specific to liver damage than AST because it is found in higher concentration in liver cells। जो ALT होता है ना जिसको हम SGPT भी कहते हैं, ALT एलिनिन ट्रांसएमिनेज, ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, इसीलिए जो ये स्पेसिफिक होता है लीवर के लिए स्पेसिफिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच एंजाइम इज ऑफन एलिवेटेड इन एल्कोहल इंड्यूस लीवर डैमेज। एल्कोहल इंड्यूस लीवर डैमेज में कौन सा जो एंजाइम होता है वो
बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है। ऑप्शन है एल्कलाइन फॉस्फेटेस, ऑप्शन बी एल्टी, ऑप्शन सी है यहाँ पे अमाइलेज, एंड ऑप्शन डी है जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज होता है ना, वो अल्कोहल इंड्यूस लीवर डैमेज में बढ़ जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जीजीटी इज टिपिकली एलिवेटेड इन केसेस ऑफ लीवर डैमेज कॉज्ड बाय अल्कोहल और बाइल डक्ट डिसफंक्शन। मतलब बाइल डक्ट डिसफंक्शन या अल्कोहल जो डैमेज करती है लीवर को, उसमें क्या होता है, जीजीटी इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट कर जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू इवेल्युएट सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब लीवर सही से काम करना है नहीं, प्रॉपर क्लोटिंग फैक्टर बना रहा है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए माइलेज, ऑप्शन बी है एएसटी, ऑप्शन सी है एलटी, एंड ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज यूज टू इवेल्युएट द लीवर्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज क्लोटिंग फैक्टर। मतलब प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट क्या करता है, ये चेक करता है कि लीवर की एबिलिटी चेक करता है कि क्लोटिंग फैक्टर सही से प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं, और लीवर की सिंथेटिक जो फंक्शन है वो सही से हो रहा है या नहीं, इंडिकेटिंग इट्स सिंथेटिक फंक्शन। तो ये लीवर का अगर सिंथेटिक फंक्शन चेक करने के लिए कोई टेस्ट किया जाता है वो है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसके बाद हम देखते हैं क्रिएटिन काइनेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्रिएटिन काइनेज को हम किस कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन ए लीवर क्राइसिस, ऑप्शन बी पेनक्राइटिस, ऑप्शन सी क्रोनिक किडनी डिजीज, एंड ऑप्शन डी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो यार इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करते हैं सीरम में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। क्रिएटिन काइनेज इज एसेंशियल इन डायग्नोसिंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्रिएटिन काइनेज का किस लिए यूज़ होता है, किस लिए हम इसको डिटेक्ट करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी को डायग्नोस करने के लिए। एज द एंजाइम इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन मसल टिश्यू इज डैमेज। जब मसल टिश्यू डैमेज होते हैं तो जो एंजाइम होता है ना क्रिएटिन काइनेज, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और हम सीरम से ये डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एलिवेटेड सीरम अमाइलेज इज टिपिकली एसोसिएटेड विद विच कंडीशन। जो एलिवेटेड सीरम अमाइलेज का लेवल है ना, सीरम अमाइलेज अगर एलिवेटेड हो जाता है तो वो किस कंडीशन में होता है। तो ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लीवर फेलियर, ऑप्शन सी रीनल फेलियर, एंड ऑप्शन डी है पेनक्रियाटिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेनक्रियाटिस में जो सीरम अमाइलेज का लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, एलिवेट कर जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलिवेटेड सीरम अमाइलेज इज ए क्लासिक मार्कर फॉर एक्यूट पेनक्रियाटिस। पेनक्रियाटिस मतलब पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाना। एज अमाइलेज इज रिलीज फ्रॉम डैमेज पेनक्रियाटिक सेल्स। जो अमाइलेज कहाँ से रिलीज़ होता है, अगर पेनक्रियाटिक सेल्स डैमेज हो जाती है तो वो अमाइलेज रिलीज़ करती है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और सीरम में अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि एक्यूट पेनक्रियाटिस हुआ है पेशेंट को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। विच आइसोएंजाइम ऑफ क्रिएटिन काइनेज इज मोस्ट स्पेसिफिक टू हार्ट। मतलब क्रिएटिन काइनेज का आइसोएंजाइम से ऐसा कौन सा आइसोएंजाइम है जो स्पेसिफिक होता है हार्ट के लिए। ऑप्शन है CKBB, ऑप्शन बी CKMM, ऑप्शन सी CKLL, एंड ऑप्शन डी है CKMB। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CKMB जो होता है ना वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये जो स्पेसिफिक होता है ना हार्ट में स्पेसिफिक होता है, हार्ट टिश्यूज़ के लिए, कार्डियक टिश्यूज़ के लिए। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। CKMB इज द क्रिएटिन काइनेज आइसोएंजाइम मोस्ट स्पेसिफिक टू द कार्डियक टिश्यू। जो कार्डियक टिश्यू होता है हार्ट में होते हैं, मेकिंग इट अ वाइटल मार्कर फॉर डायग्नोसिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कि हुआ है या नहीं, सबसे पहले हम यही टेस्ट कराते हैं, CKMB, ट्रोपाई, ट्रोपटी, ये सब चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन लीवर डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम लेवल इज़ मोस्ट लाइकली टू राइज फर्स्ट। लीवर डिजीज में कौन से एंजाइम का लेवल जो होगा ना वो सबसे पहले बढ़ेगा। ऑप्शन है ALT, ऑप्शन बी क्रिएटिन काइनेज, ऑप्शन सी अमाइलेज, एंड ऑप्शन डी है एल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ALT, एलिनिन ट्रांसएमिनेज, ये सबसे पहले बढ़ेगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ALT होता है एलिनिन ट्रांसएमिनेज इज ऑफन the first enzyme to rise in liver disease as it is found in higher concentration in liver cells। ये liver cells में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर कोई भी लीवर की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले ALT बढ़ेगा। अब हम देखते हैं SGOT, इसका नाम AST भी होता है। SGOT या AST इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, SGOT या AST। ऑप्शन है
हार्ट एंड लीवर, ऑप्शन बी किडनी एंड पेनक्रियाज, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड स्टमक, ऑप्शन डी है लंग्स एंड ब्रेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हार्ट एंड लीवर में पाया जाता है SGOT। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। SGOT या AST इज फाउंड इन हायर कॉन्सेंट्रेशंस इन हार्ट एंड लीवर, हार्ट एंड लीवर में पाया जाता है। एंड इट्स लेवल राइज इन कंडीशंस अफेक्टिंग दिस ऑर्गन। अगर इसका लेवल बढ़ जाता है SGOT या AST का तो ये हार्ट और लीवर को इफेक्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, आफ्टर ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच एंजाइम राइजेस फर्स्ट। अगर किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना तो सबसे पहले कौन से एंजाइम का लेवल बढ़ेगा? ऑप्शन है CKMB, ऑप्शन बी TROP-T, ऑप्शन सी SGOT एंड ऑप्शन डी है एल्कलाइन फॉस्फेटेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है CKMB सबसे पहले बढ़ता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CKMB इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू राइज इन सीरम। सबसे पहले बढ़ने वाला एंजाइम है सीरम में विदिन 3 to 6 आवर्स, 3 से 6 आवर में बढ़ेगा फॉलोइंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे पहले CKMB बढ़ता है। पीक लेवल अकर्स बिटवीन 16 और 30, 16 घंटे और 30 घंटे में इसका पीक लेवल होता है। तो यार ये हमने करे अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।